चलिए टॉपिक स्टार्ट करें आगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करें आगे। साउंड क्लियर है। कंपनी लॉ पे आ जाओ। चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10। लास्ट हमने देखा सेक्शन नंबर 235। यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बताओ। सब सेक्शन 3। इसमें तो पेमेंट की बात की थी। इसमें बोला है कि जो एंटिटी है, बायर कंपनी, जो आपका स्टेक परचेज कर रही है और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर अब वो खरीद रही है, तो जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, वो इंटीमेशन देंगे टू द सेलर कंपनी कि आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को हमने नोटिस भी दे दिया था, उनको 1 मंथ सोचने का टाइम भी दे दिया था, सारा प्रोसेस हो चुका है, अब राइटफुली हम अक्वायर कर सकते हैं। तो भाई आपको जो भी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो दे रहे हैं और पैसा आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको इन्फॉर्म कर देना कि उनके शेयर हमने ले लिए। ये बात है। तो मैंने मेन चीज आपको ये बताई कि यहाँ पे जो कंपनी है, जो बाइंग कंपनी है, वो डायरेक्टली सेलिंग कंपनी के डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ डील नहीं करती, डायरेक्ट डील नहीं करती। भाई देखो, मैंने आपकी कंपनी के साथ डील किया है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब आपकी कंपनी के जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है ना, जो अग्री नहीं कर रहे, उनके साथ मैं डायरेक्टली डील नहीं करूंगा। मैंने उनको नोटिस दे दिया था इंटीमेशन का, लेकिन अब जो भी पेपर वर्क करना है वो मैं आपकी कंपनी के साथ करूंगा। आप अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देना। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है, वो पेमेंट भी मैं डायरेक्टली उनको नहीं दूंगा, मैं कंपनी को पे करूंगा, कंपनी उनको पे करेगी। ये हमने देखा था। तो जो बाइंग एंटिटी है वो और सेलिंग एंटिटी आपस में डील करते हैं। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो है ना, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है। तो मैं डायरेक्टली इनके साथ पैसों की डील नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इनके पेपर वर्क नहीं करूंगा। बिकॉज हम दोनों के बीच में डील चल रही थी ना, वो तो ये लोग अग्री नहीं कर रहे थे, तो बीच में आना पड़ा। तो हमने इनको नोटिस दे दिया, नोटिफाई कर दिया कि भाई देखो, ऑफर है, आपके शेयर हम खरीद लेंगे। अब आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, वो सारी बात हो चुकी है। और अब जब खरीदने की बात होगी ना, तो वो सारा ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में चलेगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वो इंस्ट्रूमेंट भी ये इसको बना के देगा, और जो मनी पे ऑफ होगा वो भी इसको पे ऑफ होगा। फिर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को आगे पेमेंट करेगी, वैसा होता है। तो ये सब टर्म्स हमने देखे सब सेक्शन 3। और बोलो, और कोई डाउट? कल वाले प्रोविजंस क्लियर सारे? आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट पेज नंबर 106 पे ही टॉपिक है अपने, वही कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग की। अब 235 236 ना डिफरेंट है कंपैरिजन। मैंने आपको बोला अभी तक हर सेक्शन में हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं कि फर्क क्या है, कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है, वो एकदम क्लियर है। 230 से हमने स्टार्ट किया। 230 देखा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के नाम पे जनरल प्रोविजन। 231 उसी का हिस्सा था। 232 हमने देखा मर्जर अमालगमेशन के नाम से स्पेसिफिक। फिर आया 233, वो और स्पेसिफिक, मर्जर अमालगमेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज, होली ओन सब्सिडरीज। 234 देखा तो फॉरेन कंपनी। 235 देखा तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक अक्वायर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है 236। यहाँ बात हो रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग की। व्हाट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, पहले वो क्लियर कर ले। जनरल कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा कुछ है कि भाई देखो, एक पर्टिकुलर कंपनी में हम सब लोग, मैं और मेरे कुछ ग्रुप वाले, मतलब मैं इंडिविजुअली भी ये काम कर रहा हूँ, और इसके साथ एक बोलते हैं पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, वो वर्ड आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा, पीएसी शॉर्ट में बोला जाता है। तो मैं और मेरी पूरी गैंग है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सब एक ही टीम है, जगह जगह से शेयर उठा रहे हैं कंपनी के। और कंपनी के शेयर उठाते उठाते 90% से ज्यादा स्टेक हमारा कलेक्टिवली हो चुका है, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक कंपनी में इतना ज्यादा शेयर होल्डिंग होने का मतलब सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब आप लोग हो जिनके पास कंपनी के कुछ थोड़े बहुत शेयर्स पड़े हैं, 1-2%, 4% के बराबर, तो यू आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स नाउ। बिकॉज आपके सामने हम सब 95-96% जो होल्डिंग वाले हैं, हम सब एक ही गैंग के मेंबर है। एक हाँ बोलेगा सब हाँ बोलेंगे, एक ना बोलेगा सब ना बोलेंगे, उस टाइप की सिचुएशन। अब इसमें पॉइंट ये है कि आपका इस कंपनी में क्या रोल बचा। एज एन इन्वेस्टर आपकी कोई बात सुनी जाएगी, कोई पावर, कोई कंट्रोल, कुछ चलने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे ही कोई डिसीजन लेना होगा, हम करेंगे जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में होगी वोटिंग, हम 96% तो एक तरफ है, आप बचे 2-4%। तो आप हाँ बोलो ना बोलो, फर्क क्या पड़ता है, मतलब
आपके बोलने का तो कोई वैल्यू ही नहीं बची ना। तो इस पॉइंट पे ना थोड़े टाइम के बाद आपको फील होने लग जाएगा कि यार हमारी कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी चलती ही नहीं है। अब क्या फायदा है पैसा इन्वेस्ट करके रखने का जब इनके हिसाब से ही चलना है। हाँ, अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ठीक है मैं तो इन्वेस्टर हूँ, आप लोग डिसीजन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, आई एम ओके, तो एक बात अलग है। बट इफ यू आर फीलिंग निग्लेक्टेड कि यार मेरी वैल्यू नहीं बची, और अगर मैं किसी डिसीजन से अग्री करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर ऐसी कंपनी में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी 2-4% शेयर छोड़ करके क्या बचेगा, एक काम करते हैं ये शेयर भी बेच देते हैं और क्या। अब ऐसे में होता क्या है, जो 96% वाले हैं ना, उनको भी ये बात समझ में आ रही है यार अब हम तो मेजोरिटी है, अब इनकी कौन सुनने वाला है। इनको भी ये बात अंदर से फील तो हो रही होगी, लेकिन सामने से शायद ऑफर करने नहीं भी आ रहे होंगे। तो 236 में हम क्या करते हैं, मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दे देते हैं कि भाई देखो आपको बात समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है, फ्रैंक है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये सिनारियो है, हम सब इतना स्टेक होल्डिंग लेके बैठे हैं, तो आपका रोल ना के बराबर रह गया। एंड आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे कि यार हमारी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेटर है ना कि क्यों ना हम आपका स्टेक परचेज कर लें, वो 2-4% शेयर जो आपके पास बचे हैं वो हमें दे दो, और उसके बदले अच्छा पैसा ले लो, और आप वो फंड्स किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको वैल्यू मिले, क्योंकि आप अभी सिचुएशन में आपकी कोई वैल्यू नहीं बची है। हम जो बोलेंगे वही होने वाला है, वो तो आपको दिख ही रहा है। अब आप हमसे हर चीज पे सेटिस्फाइड हो ये भी जरूरी नहीं है, तो कभी आप हमारे अगेंस्ट कुछ बोलना चाहोगे भी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, आपके राइट्स हम नहीं रोक रहे, लेकिन एक होता है ना कि इस डिसीजन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए था, मुझे लगता है वैसे होना चाहिए था, तो वो रिजोल्यूशन पास करने के टाइम पे आपकी येस और नो से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दैट वे। तो आप चाहो तो आप अपने शेयर हमें दे दो, हमसे अच्छा पैसा ले लो और कंपनी से एग्जिट कर लो। नाउ दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 236, वेयर वी आर ट्राइंग टू टेक ओवर द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और ये माइनॉरिटी कौन है, क्यों है माइनॉरिटी, वो आपको बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। मैं और मेरा ग्रुप, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल या एज एन इन्वेस्टर, और मेरे ग्रुप में है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, हम सबको मिला के हमारे पास 90% से ज्यादा स्टेक कंपनी में हो चुका है। अब आप लोग जो बचे हो, आप लोग 10% से भी कम लोग बचे हो, तो आपका यहाँ वोटिंग शेयर कुछ नहीं है, आपका पावर और कंट्रोल कुछ नहीं है। अच्छा, हम भी ये चाहते हैं, देखो आप और मैं एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, बट हम लोग 96% कलेक्टिवली है। तो वी आर थिंकिंग कि यार ये आउटसाइडर 2-4% वालों को कंपनी से बाहर करते हैं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर कंपनी हम हमारे हिसाब से चला सकते हैं। तो मुझे भी वो 4% वाले लोग खटक रहे हैं कि यार ये नहीं चाहिए कंपनी में, और आपको भी लग रहा है कि यार हमारी क्या वैल्यू बची, क्या करे इस कंपनी में रह के, शेयर पड़े हैं ठीक है, कोई बोलने का तो मतलब नहीं है। तो अगर ये डील हो जाती है तो इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आप भी मेंटली फ्री, फाइनेंशियली भी फ्री, मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया, मुझे चाहिए था मिल जाएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो ये डील म्यूचुअली हो सकती है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, कोई धमका नहीं रहा है कि शेयर नहीं दिए तो ऐसा वैसा, आपका कॉल है। बट थोड़े टाइम में आपको रियलाइज हो ही जाएगा कि रख के भी कोई फायदा नहीं है, एक बोलते रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, आपको कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट एज एन इन्वेस्टर आपकी जो होल्डिंग है वो इतनी कम है कि वो रेपुटेशन आपकी कुछ बनी नहीं रही, आप हो नहीं हो, आप बोलते हो नहीं बोलते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द कंडीशन अंडर 236। अब ये 235 से डिफरेंट कैसे, वो बात बताओ। इतना अभी मैंने बताया उससे आपको कुछ रिलेट हुआ? 235 236 में बेसिक डिफरेंस है कि सेम ही लग रहा है। वहां पे थे डिसेंटिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे ना अग्री वगरी सब ठीक है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक ग्रुपिज्म हो गया है कि 96%, मैंने एग्जांपल लिया 96%, मोर देन 90 होना चाहिए। तो 96% शेयर होल्डर्स ना सारे एक तरफ हो चुके हैं और वो एक ही ग्रुप के हैं। दे वांट फुल कंट्रोल इन द कंपनी। आप हो कंपनी में, सब मर्जर अमालगमेशन ये वो सब हो भी चुका है, आपके पास शेयर्स भी है, बट अब उन शेयर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना उसमें अथॉरिटी नहीं मिल रही आपको, और अथॉरिटी हर किसी को चाहिए। फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है कि यार मेरे बोलने से क्या होगा, छोटा मोटा शेयर होल्डर हो, मेरी कौन सुनता है। आपको कोई बेइज्जती नहीं कर रहा आपके लिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना थोड़ी अथॉरिटी के, मेरे बोलने से फर्क तो पड़े, और जहां बोलने से फर्क ही नहीं पड़ रहा वहां बोल के फायदा क्या, वहां रुक के फायदा क्या। तो बेटर है यार, सामने वाला अच्छी डील दे रहा है, इसमें कोई ईगो वाली बात तो है नहीं, पैसा लगा के पैसा कमाना है, भाई दे दो 4% शेयर ले लो, अच्छा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। बेसिक स्टोरी ठीक है वैसे। तो 235 में इट वॉज रिलेटेड टू डिसेंटिंग, ये साले मर्जर अमालगमेशन में टांग अड़ा रहे हैं। तो यार तुम लोग ना बहुत टांग अड़ाते हो, पैसे पैसे लो और जाओ यहाँ से, हमें करने दो जो करना है। और इसमें ऐसा है कि भाई आप लोग बच्चे ही माइनॉरिटी में हो, जब भले आप लोग बहुत भोले और सिंपल से लोग हो, हर चीज में अग्री करते हो, लेकिन कभी डिसएग्रीमेंट हुआ कि डिसीजन को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपके बोलने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ वैल्यू नहीं हुआ रुकने का मतलब नहीं है, तो अच्छा पैसा ले लो, आपकी जो वैल्यू है शेयर्स की वो ले लो, और कंट्रोल पूरा हमें दे दो। हम भी सेटिस्फाइड कि कोई आउटसाइडर नहीं है, आप भी सेटिस्फाइड कि आपका पैसा आपको अच्छे प्राइस पे अमाउंट मिल गया,
प्रीमियम भी मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कि कोई नुकसान करना है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसे ऑफर कर देते हैं। 2-4% शेयर है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना है, सामने वाला भी खुश, उसको एग्जिट पे तो खुशी हो के चलो नुकसान नहीं हुआ, जितना पैसा मार्केट में मिल रहा था शेयर का उससे ज्यादा प्राइस दिया, तो आप खुशी खुशी एग्जिट करोगे, चलो ठीक है पेमेंट अच्छा मिल गया, कुछ सरप्लस आ गया, ये पैसा कहीं और लगा देंगे। तो किसी को दुखी नहीं करना है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है वैसा। दिस इज 236। तो अगेन दोनों में डिफरेंस तो है। अब स्टार्टिंग में अगर अपन लैंग्वेज के साथ थोड़ा चलें, तो शुरुआत में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अक्वायरर कौन है और पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कौन है। अक्वायरर मतलब वही जो स्टेक बढ़ाता जा रहा है कंपनी में, अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब कि हो सकता है कि वो ये काम अकेला ना कर रहा हो, ग्रुप में कर रहा हो, इंडिविजुअली ना, लेकिन उसके फ्रेंड्स हो, जो आपस में सब इंडिविजुअल्स ही है, लेकिन कलेक्टिवली दे आर वन। ठीक है, वो पॉइंट है। अब इसमें इन्होंने डेफिनेशन में क्या किया ना, रेफरेंस दे दिया कि आपको इसका मीनिंग जानना है तो सेबी के रेगुलेशंस जाके देखो। 1997 के रेगुलेशन थे, फिर बाद में 2011 के रेगुलेशन आए, वहां पे जो डेफिनेशन दिए ना वही डेफिनेशन हम अडॉप्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट डिफाइन या कुछ नहीं किया, सिर्फ एड्रेस दिया कि डेफिनेशन कहाँ जाके मिलेगी। तो पहले 2 पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये रीड ओनली वाला पार्ट है, लर्निंग वाला पार्ट नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट में वापस रेगुलेशन में से डेफिनेशन ली, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब क्या है। अब ये पूछना हो तो देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसा भी नहीं क्वेश्चन नहीं बनता, बिकॉज मीनिंग ही है, लेकिन लिस्ट दे रखी है। ये जितने नाम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सब लोग पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट हो सकते हैं आपके साथ, आपकी गैंग के मेंबर, आप और ये मिलके मैक्सिमम स्टेक कंपनी में उठाने की कोशिश कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें आपके इमीडिएट रिलेटिव हो सकते हैं, आप अगर प्रमोटर हो तो आपके बाकी ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, आर्टिफिशियल एंटिटीज भी हो सकती है, वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती है उनके थ्रू भी हो सकता है। तो पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट में ये सारे लोग आ जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, आपका मर्चेंट बैंकर, कंपनी का डायरेक्टर, सब हो सकता है। सो दिस इज अ लिस्ट। एक बार आप लिस्ट पढ़ के देख सकते हो, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, तो इनफ पॉइंट्स याद हो जाए कि एक शॉर्ट नोट पूछ ली एग्जाम में, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट में कौन कौन आ सकता है। तो ये सारे नाम दे रखे हैं और वही आपको मेंशन करना है, जितने ज्यादा लिख पाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे। सिंपल स्टोरी। तो ये पहले आपको रीडिंग में दे रहा हूँ, तो डाउट आएंगे तो करवाऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 236, इसका है सबसेक्शन 1। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही जो मैं बता रहा था। इन द इवेंट ऑफ एन acquirer or a person acting in concert with such acquirer becoming registered holder of 90% or more of the issued equity share capital, or in the event of any person or group or person becoming 90% majority or holding 90% of the issued equity share capital, वो पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, by virtue of amalgamation, exchange, conversion, any reason, such acquirer person or group of persons as the case may be shall notify the company of their intention to buy the remaining equity shares। तो देखो मैं और मेरा ग्रुप मिला के 90% से ऊपर होल्डिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, अब बचे हैं कुछ 10% से कम शेयर होल्डर्स। तो हम लोग अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर सकते हैं उन लोगों को, बाकी के जो बचे, कि भाई आप लोग माइनॉरिटी में हो, अगर आप में से किसी को भी अपने शेयर बेचने की इच्छा हो तो वी आर इंटरेस्टेड। एक बोलते ना, कंपल्शन नहीं है, एक जेनरस ऑफर है और ओपन ऑफर है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं, किसी को बेचने से है तो बेच दो। सबसेक्शन 2, द acquirer person or group of persons under subsection 1 shall offer to the minority for buying the equity shares held by such shareholders at a price determined on the basis of valuation by a registered valuer in accordance with the rules। तो भाई शेयर का प्राइस फेयर होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे होगा। तो ऐसा कोई मनमानी नहीं कर रहे कि अब तो आपका बोलने में कुछ राइट बचा नहीं है तो कोई भी भाव पे शेयर उठा लो, वैसा नहीं होगा। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन के बेसिस पे ही काम होने वाला है। Without prejudice to the provision, the minority shareholders of the company may offer to the majority to purchase the minority equity shareholding at a price determined in accordance with the given rules। The registered valuer shall determine the price। वो तो होने ही वाला है। इन शॉर्ट ऐसा है, माइनॉरिटी सामने से भी तो आ सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम ही पूछने आएंगे तो ही आप बोलोगे। आप सब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो, आपने आपस में सोचा कि यार देखिए तो अपना होल्डिंग तो गया, ये लोग ने तो 90% प्लस अक्वायर कर लिया, सब एक ही गैंग के मेंबर हैं, तो अपनी चलने वाली नहीं है,
क्यों ना अपन ही सामने से ऑफर कर दे, इसमें कोई ईगो वाली बात थोड़ी। हम सामने से जाएंगे छोटे थोड़ी हो जाएंगे, प्राइस तो वही मिलने वाला है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलेगा। तो वे ऑफर कर देते हैं कि वी आर रेडी। आपके माइंड में अगर ऐसा हो कि आपको पूरा एक्विजिशन करना ही है, तो ये 2-5% शेयर हमारे पास है, ये भी ले लो। और जो प्राइसिंग है वो अपने डिटरमाइन कर लेते हैं, हमें पैसे दे दो, हम निकल जाएंगे। तो ऑफर दोनों साइड से आ सकता है। मैं एज अ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट एंड अक्वायरर, मेजोरिटी स्टेक होल्डर, मैं भी ऑफर कर सकता हूँ कि बेच दो। आप भी ऑफर कर सकते हो खरीद। दोनों एंड से वो ओपन है। फिर रजिस्टर्ड वैल्यू और वैल्यूएशन कैसे करेगा, उसकी बात हो रही है। लिस्टेड कंपनी के केस में वैल्यूएशन कैसे होगी, अनलिस्टेड के बेस पे कैसे वैल्यूएशन होगी, वो दोनों पॉइंट्स बोले, वो भी देख लो। लिस्टेड कंपनी केस में बोला तो ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी अंडर द रेलेवेंट रेगुलेशंस, एंड द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल आल्सो प्रोवाइड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट। वो तो देगा ही, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो बना के देगा किस बेसिस पे उसने गिना, और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से क्या वैल्यूएशन आई वैसा। अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी होगी तो उसमें कुछ और फैक्टर्स देखे जाएंगे। द हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द अक्वायरर फॉर एक्विजिशन ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स। जो बाकी के 90% शेयर मैंने इकट्ठे कर लिए ना, लास्ट 12 महीने में मैंने उन शेयर्स का हाईएस्ट क्या प्राइस पे किया था, ठीक है, तो वो पॉइंट हो सकता है। दूसरा, द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यूएशन पैरामीटर्स। दूसरा ऑप्शन फेयर प्राइस वाला। फेयर प्राइस के लिए रेलेवेंट फैक्टर्स और पैरामीटर्स क्या होंगे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो, असेट्स की वैल्यूएशन क्या है वो देख लो, लायबिलिटी कितनी है वो देख लो, करंट नेटवर्थ कितनी बनती है, बुक वैल्यू क्या है वो सब देख लो, तो उसके बेसिस पे भी वैल्यूएशन हो सकती है। अर्निंग पर शेयर देख लो, यहाँ पे भी वैल्यूएशन रिपोर्ट तो वो देने ही वाला है। द मेजोरिटी शेयर होल्डर shall deposit an amount equal to the value of shares to be acquired by them under subsection 2 or 3, as the case may be, in a separate bank account to be operated by the company whose shares are being transferred for at least 1 year for payment to the minority shareholders, and such amount shall be disbursed to the entitled shareholders within 60 days. इन शॉर्ट ऐसा है कि भाई जो भी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने बात की है कि हम शेयर खरीद रहे हैं, और अगर वो डील आगे बढ़ती है, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा इमीडिएटली वो कंपनी को पे कर दे कि भाई इन लोगों को पहुंचा देना। और जैसे ही वो पैसा कंपनी के पास आएगा, वो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। वो बैंक अकाउंट 1 साल तक ओपन रहेगा एटलीस्ट, और पेमेंट जो है ना वो पहले 60 डेज में हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये अब सेम स्कीम हो गई जैसे डिसेंडिंग वाले में थी, कुछ सिमिलर हो गया कि भाई मैं मेजोरिटी स्टेक होल्डर हूँ, बीच में देख लो सेम पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे हम मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, बीच में कंपनी है, और आप लोग माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो, वैसा हो गया। अब मैं आपका स्टेक लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पैसे कंपनी को दूंगा, कंपनी पैसे आपको देगी। अब कंपनी को जैसे पैसा मिलेगा ना, वो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पास ऑन कर देगी। ये वो बैंक अकाउंट है जो उनका 1 साल तक तो एटलीस्ट ओपन रहेगा, 1 ईयर तक इसको चलाना है। और जैसे ही मैंने इनको पैसा दिया, इस बैंक अकाउंट से आपको पैसा कितने दिन में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 60 डेज। 1 साल तक अकाउंट ओपन रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं कुछ पैसों का इशू आया, कोई कलेक्ट करने वाला नहीं है, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, इनमें से किसी की कुछ इन बिटवीन डेथ हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तो पैसा इसी अकाउंट में रहेगा। 1 साल तक तो अकाउंट चलाना पड़ेगा, पर पेमेंट पहले 60 डेज में करके खत्म करो, ये कंडीशन। वो पॉइंट की लैंग्वेज वापस पढ़ लो। कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा तो बताओ। प्रोविजो में वही बात हो रही है नीचे, वो 1 ईयर तक अकाउंट चलाना पड़ेगा, 60 डेज में पेमेंट तो कर दो, किसी का पेमेंट देना बाकी रह गया कुछ है, वही स्टोरी है।
कोई कंफ्यूजन? लास्ट पॉइंट देखो क्या बोला, इस ट्रांजेक्शन में जो कंपनी है ये काम करेगी ट्रांसफर एजेंट की तरह। वो तो हो ही गया ना, सारी डील इसके थ्रू होगी। अब ये 235 में भी सेम था ना, हमारा डिसेंटिंग थे या माइनॉरिटी है, प्रोसीजर सिमिलर। सेक्शन में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी सर। बाकी प्रोसेस आ गया फिर, अगर फिजिकल शेयर है तो उनको कैंसिल करके डिस्ट्रॉय करो, डीमैट वाली सिक्योरिटीज है तो एंट्री चेंज करो, चलो वो सब तो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इन द इवेंट ऑफ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रिक्वायरिंग फुल परचेज एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ द प्राइस बाय deposit with the company for any shareholder or shareholders who have died or ceased to exist, or whose heir, successor, administrator, assignees have not been brought on record by transmission, the right of such shareholders to make an offer for sale of minority equity shareholding shall continue and be available for a period of 3 years from the date of majority acquisition or majority shareholding. तो हमने 90% शेयर्स तो अक्वायर कर लिए, अब ये 10% वाले इमीडिएट एक साथ सारे अक्वायर हो जाएंगे, एक ही दिन में सब मान जाएंगे, वैसा नहीं होता है। सबके यहाँ सिचुएशन अलग भी हो सकती है। कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, उसका ट्रांसमिशन प्रोसेस अभी बाकी है, उसको लेके कुछ लीगल इशू चल रहा है, तो तब तक ये सब प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो बोला हम एज अ मेजोरिटी आपको ये ऑफर बाद में कभी भी कर सकते हैं, ऐसा अभी के अभी कोई रश थोड़ी ना है कि इतने दिन में ऑफर कर दो नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 3 साल का टाइम दे दिया, जो मेजोरिटी हमने एक्विजिशन कर लिया ना, उसके अगले 3 साल में हम कभी भी आपको ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसा आज के आज ऑफर करना कोई जरूरी नहीं, तो ये क्लैरिटी दे दी, तो टाइम विंडो काफी ओपन है, और आई डोंट थिंक उसके बाद भी कोई ऐसा मेजर इशू आएगा। बोलो, कंडीशन क्लियर? आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, टिक कर लो पहले उसको, केस बन सकता है उसको। सिचुएशन ही समझा देता हूँ पूरी, फिर लैंग्वेज आप इंटरप्रेट भी कर लेना। तो ऐसा कुछ है, टोटल जो भी शेयर होल्डर्स थे या जो शेयर होल्डिंग था 100%, 100% ही होगा, उसमें से ये 90% या उससे ज्यादा एक ग्रुप ने अक्वायर कर लिया। इसमें है अक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट, इन्होंने मिला के ले लिया। बाकी जो लोग हैं उनके पास बचा 10% या उससे कुछ कम, ये सिचुएशन है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10% एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ, वैसे उससे कम भी हो सकता है। तो ये जो बचे ये है माइनॉरिटी। अच्छा, इनको ही तो एक प्राइस ऑफर किया ना मेजोरिटी ने, यार आपका एक शेयर इतने रुपए में दे दो, हमने रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूएशन भी करवा ली, सब हो गया, फेयर तरीके से चलता है। अब उसमें ना कुछ प्राइस डिसाइड हुआ, एक शेयर का 1500 रुपए, ऐसा मान लो, पर शेयर। ये रजिस्टर्ड वैल्यू और वैल्यूएशन थी। अब इसमें ऐसा है कि जो माइनॉरिटी है ना, ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। इनको ये समझ आ गई कि इनको बहुत ज्यादा पड़ी है इन शेयर्स की, चाहिए ही चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। माइनॉरिटी ने बोला देखो, एक तो हम जा रहे हैं एग्जिट करके, वैल्यू नहीं हमारी, पर पैसा तो कुछ प्रीमियम तो मिलना चाहिए, है ना, हो सकता है प्रीमियम, ये तो मौका है बार्गेनिंग। हाँ, बार्गेनिंग करते हैं ना। हम लोग बोलेंगे क्या, देखो तुमको ज्यादा जरूरत है, हमको तो क्या शेयर पड़े हैं तो पड़े, वोटिंग राइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वोट तो देंगे हम। तुम्हारी चलेगी कंपनी में, चलाओ ना, तुम कौन सा कंपनी बर्बाद करने के लिए डिसीजन लोगे, तुम भी तो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। हमसे ज्यादा जान तो तुम्हारी अटकी हुई है, 90% तुम्हारा लगा है, तो तुम ऐसे डिसीजन लोगे ही नहीं जिससे कंपनी का नुकसान हो, वो तो हमें भी पता है। और हमारा कोई ईगो नहीं है, वोट भी मत करने देना, बस चलेगा, हमको क्या जाता है, वैल्यूएशन तो बढ़ने वाली है, जो आपकी बढ़ेगी हमारी बढ़ेगी। तो हम लोगों को जाने की कोई जल्दी नहीं है, ना हमको कोई ऐसा राइट्स का कुछ वो है, ना अथॉरिटी चाहिए, हम बैठे हैं आराम से। अच्छा, आपको ऐसा हो कि ये शेयर भी अक्वायर करके कंट्रोल बढ़ाना है, तो पैसे अच्छे लगेंगे, नहीं तो चलने दो जो चल रहा है, समझ आए। तो 1500 रुपये वैल्यूएशन तो बुक पे आई है ना, पर हम जाएं सामने से, इतना एफर्ट करें कि हम जाने के लिए रेडी है, आप अपना स्टेक बढ़ा लो, तो विदाउट प्रीमियम तो नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा हुआ, ये जो 10% होल्डिंग है, इसमें से एटलीस्ट 75%,
इस 10% का 75%, इसलिए मैं वो चीज क्लियर कर रहा हूँ। ये लोगों का एक ग्रुप, मतलब इस 10% में से जिनके पास एटलीस्ट 75% होल्डिंग हो, इतने शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप। तो आप ऐसे देखा जाए तो टोटल का 7.5% हुआ। इसका 75% बोल रहा हूँ, टोटल का नहीं। माइनॉरिटी के पास जो शेयर्स बचे हैं, इसका 75% शेयर होल्ड करने वाले मेंबर्स जो है ना, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। आपस में बात हुई, आपस में बात हुई और बोले यार ये तो 1500 तो गलत है, भाव तो बढ़ना चाहिए। चलो ना अपन एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, नेगोशिएट करके आते हैं। तो बोला चलो ठीक है, बात होगी। अब इतना होल्डिंग करने वाले ग्रुप बना के इनके पास गए और बोला कि यार 1500 तो बहुत कम है, हमें ना कम से कम इसके ऊपर 250 रुपये प्रीमियम चाहिए। ज्यादा नहीं बोल रहे, 250 रुपये ही बोल रहे हैं, 1750 में फाइनल करते हैं। तो बहुत अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, फेयर डिमांड है, इतना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बार तो देना है। अब ये जो डिमांड इन्होंने करी, इन लोगों ने मान ली कि चलो ठीक है, 1750 में डन, डील खत्म। अब पॉइंट ये है कि ये 1750 का भाव सिर्फ इन 75% को ही मिलेगा, या जो बाकी के हैं उनको भी मिलेगा? इसमें बचे ना बाकी 25%। तो ये प्रीमियम का बेनिफिट सिर्फ इनको मिलना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए? क्वेश्चन ये है। जो बात करके आया उसको दे दिया, फिर इन्होंने बोला देखो तुम लोग आए हो, बाकियों को मत बताना, तुम 250 रुपये ऊपर ले लो, इनको 1500 ही देंगे, ऐसे चलेगा? अनफेयर नहीं हो जाएगा? नेगोशिएट करने चलो इनमें से कुछ लोग गए, लेकिन वो भी मेजोरिटी तो गई। बट अगर नेगोशिएशन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, वो बेनिफिट तो सबको मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने यही बोला है कि इसमें से नेगोशिएशन करने के लिए कम से कम इतने लोग तो जाने चाहिए, और इनके कहने पे अगर कुछ भी प्राइस इंक्रीमेंट होता है तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, या इन पूरे को मिलेगा। एकदम कॉमन सेंस वाली चीज। अब इसको इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्ट की लैंग्वेज, वो पैराग्राफ पढ़ो और बताओ। रीड कर लो आराम से, ये लिखना भी तो नहीं क्या है?
बोलो, इंटरप्रिटेशन क्लियर, समझ आया पॉइंट? इसको ना केस बना के पूछना हो ना, तो ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, प्रैक्टिकल है, तो इंटरप्रिटेशन आपके सामने है। अब ये 75% होल्डिंग जो है वो किसी एक इंसान के पास हो या चार के पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई 10% ये जो माइनॉरिटी होल्डिंग है उसका 75% जिसके पास भी है, एटलीस्ट उतने लोग नेगोशिएशन में जाने चाहिए। अब वो 75% एक इंडिविजुअल पर्सन के पास हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला जाएगा तो भी चलेगा, हमें तो वैल्यू से मतलब है ना वैसा। द शेयर होल्डर होल्डिंग 75% और मोर माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स, दैट इज ओके। लास्ट पॉइंट में ऐसा बोला कि अगर मेजोरिटी अभी भी माइनॉरिटी का पूरा स्टेक नहीं ले पाई है, बाकी है थोड़ा बहुत एक्वायर करना, इसमें तो हो सकता है कुछ एक्वायर हुआ कुछ बाकी रह गया, तो प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब बाद में भी कभी भी उस चीज को अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डेडलाइन जैसा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है इसमें, जब डील फाइनल हो जाए और क्या। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज सेक्शन नंबर 237। अब थोड़ा इस पार्ट के क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे हैं। 237 में ऐसा बोला है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है कि दो कंपनीज का मर्जर अमालगमेशन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा, ताकि लॉस ना हो जाए, ठीक है, वो कंडीशन। तो ये सरकारी कंपनीज में होता है, बहुत सारे केसेस में होता रहता है। अब बैंक वाले केस में हो चुका है ऑलरेडी, छोटी छोटी बैंक्स गवर्नमेंट ने कंपलसरीली मर्ज कर दी। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बीओबी, ये बड़ी बैंक्स हैं। इन सब में ना छोटी छोटी बैंक्स मर्ज कर दी। ओरिएंटल बैंक है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ऐसे अलग अलग बना रखी थी। बोला छोटी छोटी सरकारी बैंकें फिर नुकसान में जाती है, लोगों के पैसे डूबते हैं, तो लॉस में जा रही थी, तो इनको ना सब बड़ी बैंक के साथ मर्ज कर दिया कि बड़ी बैंक अच्छे प्रॉफिट पे है तो इनका लॉस एब्जॉर्ब कर लेगी, वैसा हो गया। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है, ये मेन बात है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी इस तरीके से इंटरफियरेंस हो सकता है। वोडाफोन आइडिया वाला मैटर हो गया, एयर इंडिया हो गई सरकारी कंपनी, तो वो सब ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें वो लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, वैसे बोला है। तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में यही बात बोली, आगे देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में ना वो लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, कि जो भी कंपनी मर्ज हो जाती है वो सब अपनी जगह, लेकिन उनके खिलाफ जो पुराने कोर्ट केस चल रहे थे वो चलते रहेंगे। अब ये बातें रिपीट भी है, हमने पहले भी देखी पिछले सेक्शंस में, तो मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ। फिर बोला थर्ड पॉइंट में सारे मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर के राइट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बोल दिया कि अगर किसी पर्सन को इस तरीके के असेसमेंट से प्रॉब्लम हो रही है या जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है उसे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये मर्जर अमलगमेशन में मुझे नुकसान हो रहा है, कॉम्पनसेशन भी कम मिल रहा है, तो अग्रीव पार्टी हो गया। तो बोला वो जो है ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकता है कि इस मर्जर अमालगमेशन से मुझे नुकसान हो रहा है और जो कॉम्पनसेशन मुझे मिल रहा है वो भी इनफ नहीं है, तो ट्रिब्यूनल बात सुनेगी, फैसला सुनाएगी। ठीक है, ये तो होना ही है। अब ट्रिब्यूनल आगे तभी बढ़ेगी जब इसका नोटिस दोनों कंपनीज या जो भी कंपनीज का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है उनको दे दिया गया हो, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो अपील करने का टाइम भी दे दिया गया हो, और जिनको ऑब्जेक्शन था उनकी अपील का सॉल्यूशन आ गया हो, उसके बाद ही ये ऑर्डर फाइनल होता है कि भाई अमालगमेशन होगा। तो उसके बिना होने वाला नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। अमालगमेशन अनाउंस होने के बाद, उसका ऑर्डर पास होने के बाद उसकी कॉपी पार्लियामेंट के हाउसेज में भी प्रेजेंट की जाती है, क्योंकि सरकार ये सब करवा रही है ना, तो फिर होता है। तो ये प्रोसीजर हो गया अंडर 237। अगेन एक शॉर्ट नोट, सिंपल आंसर,
एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में है, सेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है तो आ सकता है। तो अभी तक नहीं पूछा है तो कभी नहीं पूछेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। अभी तक बहुत बार पूछ लिया तो इस बार नहीं पूछेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। रिपीट भी कर ले और नया भी पूछ ले तो आपको तो प्रिपेयर करके ही जाना है। फिर है 238, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, देखें, in relation to every offer of a of a scheme or contract involving the transfer of shares or any class of shares in the transferor company to the transferee company under section 235, 235 था अपना dissenting वाला, ये वो बात हो रही है। Every circular containing such offer and recommendation to the members of the transferor company by its directors to accept such offer shall be accompanied by such information in Rule 28, which states that every circular containing the offer of scheme or contract involving transfer of shares or any class of shares in recommendation to the members of the transferor company to accept shall be accompanied by Form CAA 15. The circular shall be presented to the registrar for registration. तो 235 में हमने जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया था ना, उस ऑफर के साथ एक सर्कुलर कनेक्टेड होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, जिसमें सारी स्कीम लिखी होगी कि हम ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर किस बेसिस पे अक्वायर कर रहे हैं, उनको कितना पैसा दे रहे हैं, एवरीथिंग तो लिखना नेसेसरी होगा, पहले तो ये बता दिया। और ये सर्कुलर की कॉपी CAA 15 फॉर्म भर के ROC में आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, एवरी सच ऑफर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी डिस्क्लोजिंग द स्टेप्स इट हैज टेकन टू इंश्योर दैट नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल। ठीक है, कैश अवेलेबल रहेगा, आप स्कीम को अप्रूव करते तो पैसा टाइम टू टाइम मिल जाएगा, उसका एक अश्योरेंस। ठीक है, ROC में रजिस्टर कराना पड़ेगा तो बोला ही है। ROC चाहे तो इसको रिफ्यूज कर सकती है, अगर उनको लगता है कि यार टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं है, इससे डिसेंटिंग वालों का नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो ROC बोलेगी भाई ये सर्कुलर गलत है, अब इसमें करेक्शन करो, उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, ROC के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट में आ गई पेनल्टी। ये सब छोटे सेक्शन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल पे या डिटेल में नहीं जा रहा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे देखें। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। ये तो बोल दिया 239 में कि भाई ये जो अमालगमेशन का जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ उसमें डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कब तक संभाल के रखने पड़ेंगे। इसमें बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप डिस्पोज नहीं कर सकते, उनसे पहले पूछना पड़ेगा, और जब तक वो बोलेंगे तब तक संभाल के रखने पड़ेंगे। वो डेडलाइन कोड नहीं की है, संभालना पड़ेगा ये बता दिया। ठीक है, डन। लास्ट, सेक्शन 240, लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर अमालगमेशन। वो तो रहने ही वाला है। मर्जर अमालगमेशन के पहले आप कंपनी में ऑफिसर थे तो आपने जो भी फ्रॉड एरर्स किए होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज भी आपकी है, तो पुराने केसेस चलते रहेंगे और आपके खिलाफ फैसला आ सकता है, ये अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 240। यहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड हुआ, मैंने बोला था दो चैप्टर्स इन्होंने एक साथ रख दिए। ये हाफ, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अब कल से जो है वो आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, रूल ऑफ हाउस वर्सेस हार्बोटल। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जितना ये चैप्टर इंटरेस्टिंग और टेक्निकल था वैसे यहाँ पे भी है। सेक्शन की टेक्निकल एंड करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला वो भी